गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ उसका नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर नंबर 5th ऑफ क्लास 10th। कार्बन एंड कंपाउंड में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या फिर पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन की अपने क्या जरूरत पड़ी, क्यों अपने को चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है या क्लासीफाई अपने क्यों करना पड़ रहा है। मान लीजिए आप एक दुकान पे जाते हैं, आप कोई चॉकलेट मांगते हैं उनसे, तो मान लीजिए डेयरी मिल्क लेते हैं, वो भाई जाता है एक इलाके में, एक एरिया में जहाँ फिक्स चॉकलेट का रखा होता है, वो इजीली निकाल के देता है। मान लीजिए वो दुकान में उसने सेपरेशन नहीं किया या क्लासिफिकेशन नहीं किया, तो आप बोले भाई 2 रुपये वाला चॉकलेट मांगा आपने, कोई भी XYZ, तो ढूंढने के लिए 2 घंटा लगा देगा। क्या आप रुकेंगे वहां पे? आप वहां से निकल जाएंगे। वहीं अगर बाजू में कोई दुकान वाला है, उसको आपने बोला कि भाई चॉकलेट है, वो तुरंत दे रहा है, तो आप दूसरी बार वहीं पे जाएंगे। उसने इतना काम जल्दी कैसे कर दिया? क्योंकि उसने क्लासिफाई करके रखा था कि इस एरिया इस चीज के लिए फिक्स कर दिया, इसलिए उसने इजीली अपने एरिया में गया, चॉकलेट उठाई, आपको दे दी। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। बुक्स है आपके पास बहुत सारी, तो आपने सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई कर दिया होगा। तो बोलता हूँ भाई मुझे केमिस्ट्री का बुक चाहिए, आप वहां सिंपली जाएंगे, आपको मालूम है केमिस्ट्री का सेक्शन कौन सा, इजीली उठा के दे देंगे। अगर आपने सब मिक्स करके रखा हो तो आपको बुक ढूंढने में ही काफी टाइम निकल जाएगा। इसीलिए अपने क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। क्लासिफिकेशन अपने स्टडी को अगर इधर बात करें तो बहुत आसान कर देता है, या आपने जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत क्लासिफाई सिंपल कर देता है एकदम। चलिए देख लेते हैं अब पीरियोडिक टेबल की क्या कहानी हुई, कहां से शुरुआत हुई। तो सबसे पहले डॉबर्नियर भाई साहब आए थे। डॉबर्नियर ट्राइब्स के नाम से पढ़ाया जाता है इसको। ट्राइब्स मतलब ग्रुप ऑफ 3। क्यों ऐसा? तो भाई ने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर में, और उनका ऐसा कहना था कि जो बीच का एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो मीन होगा दोनों का। When elements are classified in या arranged in increasing atomic mass, the atomic mass of the middle element is the mean of first and third element। क्या बोला मैंने? डॉबर्नियर भाई साहब ने क्या कहा था? क्यों उस भाई साहब ने 3 एलिमेंट को ग्रुप में अरेंज किया था? ABC मान लीजिए, मैंने एग्जांपल ले लिया। इसका एटॉमिक मास मेरे पास 1 है, इसका एटॉमिक मेरे पास 5 है, तो मैंने क्या बोला? एवरेज मीन होगा फर्स्ट और थर्ड का। मतलब अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एटॉमिक मास ऑफ B कितना होगा, तो 1 + 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 डिवाइड बाई 2 मतलब 3। तो इसका एटॉमिक मास होगा 3। उस हिसाब से भाई ने अपने को, डॉबर्नियर भाई ने अपने को कुछ एलिमेंट बताए थे, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका होता है 7, इसका होता है 23, इसका होता है 39। चलिए देख लेते हैं। डॉबर्नियर भाई साहब के हिसाब से एटॉमिक मास में ढूंढता हूं Na का। उन्होंने बोला था एटॉमिक मास शुड बी द एवरेज मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। उनका ऐसा कहना था अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आसपास भी रहेगा तो अपना काम बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 7 + 39 डिवाइड बाई 2 मतलब ये कितना होगा? 46 डिवाइड बाई 2 मतलब 23। बहुत बढ़िया है, तो एग्जैक्ट आ गया। भाई ने तो अप्रोक्सीमेटली बोला था। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल लिए गए, जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का अपने को मालूम है 40 होता है, स्ट्रोंशियम का कुछ 88 आना चाहिए, और अपने पास बेरियम का होता है 137। चलिए देख लेते हैं। क्या बोला मैंने कि एटॉमिक मास चाहिए मेरे को बेरियम का, तो कितना होना चाहिए? 40 + 137 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना होगा? 177 डिवाइड बाई 2 मतलब ये कुछ अपना आता है 88.5 के आसपास, जो कि अपना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है। एक एग्जांपल और लिया गया था, वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का कितना होता है अपने को मालूम, 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन अपने को ढूंढना है, वो क्या होगा? 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2 जो कि अपना आता है 35, 127। That should be approximately equal to 127, 35.5, 162.5। देख लेते हैं 127 में 35.5, तो 0.5 तो रहना ही है। 3 3 6 162.5, ये कितना होगा? तो 2 8 16, 81.25, और अपना यहाँ पे था 80, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ये
डॉबर्नियर भाई साहब का ट्रेड्स था, जैसे कि मैंने बोला, व्हेन एटॉमिक या व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस then the mass of middle element is approximately equal to the mean of first and third element। डॉबर्नियर भाई साहब ने अपने को 3 के लिए बताया था, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 के लिए सही था। कहानी बहुत बढ़िया चल रही थी, देखने में मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था सब सही जा रहा है, पर चलिए देख लेते हैं। उस टाइम कुछ अपने पास 33 एलिमेंट्स नोन थे। कितना? 33। लेकिन डॉबर्नियर भाई साहब अपने को उन 33 एलिमेंट में से केवल 3, 6, 3, 9, केवल 9 एलिमेंट्स के बारे में ही बता पाए। क्या बोला मैंने? वो टाइम 33 एलिमेंट अपने पास थे, बट उसमें से डॉबर्नियर भाई साहब अपने को 9 एलिमेंट के बारे में ही बता पाए। मतलब बाकी एलिमेंट्स का क्या? बाकी एलिमेंट्स के लिए लॉ लागू नहीं होता था, ये उसका लिमिटेशंस था। Fail to arrange all element in the form of triad। 33 एलिमेंट्स को ट्राइड्स अरेंज नॉट पॉसिबल। 33 एलिमेंट्स, अगर 33 एलिमेंट्स का हो जाता तो अपने पास में से कुछ 11 ट्राइड्स होने चाहिए थे, पर अपने केवल मिले 3 ट्राइड्स। मतलब बेसिकली अपने पास केवल 9 एलिमेंट है। तो फेल टू अरेंज ऑल एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड, यही था डॉबर्नियर भाई साहब का लिमिटेशन। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन यहाँ पे आके वो फेल हो गए। हम पढ़ रहे थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव यहाँ पे क्या दर्शाता है? बेसिकली म्यूजिक से रिलेटेड है, सरगम। जैसे कि अपने बोलते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा। आप सोचेंगे ये मैं क्या लिख रहा हूँ? न्यूलैंड लॉ दर्शाने के लिए लॉ ऑफ ऑक्टेव, जैसे कि अपने म्यूजिक में एक 7 नोट होते हैं, 8वां नोट अपने आप को रिपीट करता है, सा रे गा मा पा दा नी। 1 2 3 4 5 6 7, 8वें ने अपने आप को रिपीट किया। उसी हिसाब से न्यूलैंड भाई ने केमिस्ट्री को इससे जोड़ दिया था, लिंक कर दिया था, और उनका ऐसा मानना था कि जब एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर में अरेंज कर दिए जाते हैं तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है विद द रिस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट। चलिए देख लेते कुछ एलिमेंट अपने लिख लेते हैं कैल्शियम तक। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आप बोलेंगे हीलियम आता है। मुझे मालूम हीलियम आता है, लेकिन तब तक वो टाइम पे नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लेकिन अपने नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गन, जैसे कि मैंने बोला नहीं आया था, पोटेशियम, कैल्शियम। तो न्यूलैंड भाई साहब का कहना था कि हर 8वां एलिमेंट सिमिलर होता है विद टू द रिस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। एवरी 8 एलिमेंट शोज प्रॉपर्टी सिमिलर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत बढ़िया, आप बोलेंगे तो समझ गया मैंने रिस्पेक्टिव वर्ड यूज किया था। वो क्यों किया था चलिए देख लेते हैं। मान लें मैं इसको 1 लेता हूं, आप बोलेंगे 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इसको जब फर्स्ट लिया तो ये मेरा 8वां एलिमेंट हुआ, जब इसको फर्स्ट लूंगा तो ये मेरा 8वां एलिमेंट होगा, इसको फर्स्ट लूंगा तो ये मेरा 8वां एलिमेंट होगा। इसलिए उस भाई का कहना था कि रिस्पेक्टिव फर्स्ट एलिमेंट। क्या यहाँ तक बढ़िया था? हाँ, यहाँ तक कहानी बहुत बढ़िया चल रही थी। चलिए पहले देख लेते इस भाई ने क्या अच्छा किया, इस टेबल से अपने क्या बता दिया गया। मैं बोल सकता हूँ यहाँ से मेरे को पीरियोडिसिटी मिली। अब बोलेंगे सर वो क्या होता है, पीरियोडिसिटी क्या होता है? आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम प्रॉपर्टीज रिपीट इटसेल्फ इज नोन एज पीरियोडिसिटी। हर कुछ समय के बाद या आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम प्रॉपर्टीज रिपीट इटसेल्फ इज नोन एज पीरियोडिसिटी।
कुछ अंतराल के बाद या फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट करती है। जैसे कि मैंने बताया, हर पहला और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। मतलब ये कहना क्या चाहता है, मतलब कुछ समय के बाद प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट करने लगेगी, मतलब एक पीरियोडिसिटी फॉर्म हो जाएगी। मतलब मान लीजिए घड़ी घूम रही है अपना, 12 पे आया फिर से उसको वही घूमना है, फिर 12 पे आया फिर से उसको वही घूमना है। मतलब प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिसिटी। यहीं से अपन बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन में आपको समझा चुका था, एलिमेंट के बारे में आप जानते हैं। पीरियोडिक जो है वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। दूसरे इस भाई ने एक बहुत बढ़िया बात बताई, दूसरी एक अच्छी बात बताई इस भाई ने, वो क्या थी, एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज का रिलेशन बता दिया गया। क्या बोला मैंने, एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज का। आपने देखा ही होगा मैंने क्या बोला कि जब अपने उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया जाता है तो पहले और आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। मतलब जब एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती है। लेकिन क्या इसके फायदे इससे, क्या इसकी कोई लिमिटेशन नहीं थी? नहीं, इसकी लिमिटेशंस भी थी। न्यूलैंड भाई ने अपने को तो बहुत अच्छी बातें बताई, पीरियोडिसिटी और एटॉमिक मास और उसका रिलेशन, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या थी? वैलिड अप टू कैल्शियम ओनली। आप ये बुक में टेबल देखिएगा, इससे भी आगे दिया हुआ जो कि मैंने बनाया नहीं, क्योंकि जो न्यूलैंड भाई का कहना था कि हर पहला और आठवां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज दर्शाता है, हर पहला और आठवां एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज दर्शाता है वो खाली अपने पास कैल्शियम तक का वैलिड है, उससे आगे ये वैलिड है ही नहीं। दूसरा इसका डिमेरिट, न्यूलैंड भाई ने मान लिया था कि केवल 56 एलिमेंट्स ही है एंड नो एलिमेंट्स वर टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। क्या बोला मैंने, उस समय अपने पास 56 एलिमेंट्स थे। कितने थे? 56 एलिमेंट्स। तो न्यूलैंड भाई ने 56 एलिमेंट के हिसाब से टेबल बनाया, लेकिन उन्होंने बीच में कोई स्पेस छोड़ी ही नहीं। उन्होंने ऐसा मान लिया था कि आगे एलिमेंट डिस्कवर होंगे ही नहीं। मान लीजिए देखते हैं, अब मेरे पास यहाँ पे हीलियम आ गया, यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन के बाद नियॉन आ गया, यहाँ पे मेरे पास एर्गन आ गया। तो ये सब मेरे पास नोबल गैस है, जो कि मैंने बोला आपको वो टाइम नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे। तो जब नोबल गैस डिस्कवर होंगे तो ये रो इस तरफ शिफ्ट होते जाएगा, तो ये रो इस तरफ शिफ्ट होते जाएगा। मतलब इस भाई का जो ये कहना था वो खत्म हो गया, इस भाई का जो ये कहना था वो खत्म हो गया। तीसरा, और कुछ डिमेरिट थे क्या इसमें? हाँ, 2 एलिमेंट्स इन 1 स्लॉट। क्या बोला मैंने? 2 एलिमेंट्स इन 1 स्लॉट। जैसे यहाँ पे कैल्शियम के बाद भाई ने रखा था कोबाल्ट एंड निकल को। जब इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है, ऊपर और सिमिलर है, वो तो अपने समझ ही गए, ऐसा उनका कहना था कि उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी हर आठवें एलिमेंट की। जब इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी सेम है तो ये 2 एलिमेंट यहाँ पे होने ही नहीं चाहिए थे। उस भाई ने अपने हिसाब से मैनेज करने के लिए यहाँ पे 2 एलिमेंट दे दिए गए। और दूसरा डिमेरिट, ऊपर फ्लोरीन क्लोरीन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से मिलती ही नहीं है, और सिमिलर एलिमेंट्स वर पुट फार अवे। जैसे Fe, या ऑक्सीजन के पास मेरे पास आएगा Fe, लेकिन कोबाल्ट एंड निकल और Fe के पास प्रॉपर्टी सिमिलर आप जानते हो, लेकिन Fe उससे बहुत ज्यादा दूर है। जबकि कोबाल्ट एंड निकल को उन्होंने फ्लोरीन क्लोरीन मतलब बेसिकली हेलोजन के ग्रुप में रख दिया गया, जिनका कोई रिलेशन है ही नहीं। तो न्यूलैंड भाई के 4 लिमिटेशंस थे कि वो कैल्शियम तक ही वैलिड था, जबकि वो टाइम 56 एलिमेंट थे तो ओनली 20 तक वैलिड था। उन्होंने ऐसा मान लिया था कि अब एलिमेंट डिस्कवर होंगे ही नहीं, जो भी है पूरे एलिमेंट्स आ चुके हैं, इसलिए उन्होंने बीच में गैप्स नहीं छोड़े कि न्यू एलिमेंट डिस्कवर में तो कहाँ रखा जाएगा। तीसरा जो डिमेरिट्स था, 2 एलिमेंट को उन्होंने एक ही स्लॉट में रख दिया था खाली अपनी प्रॉपर्टीज बैलेंस करने के लिए, जो कि नहीं हो रही थी। और फ्लोरीन क्लोरीन और ये हेलोजन है, जबकि इसकी प्रॉपर्टीज से मिलती ही नहीं। सिमिलर एलिमेंट वर पुट फार अवे। अपन जानते हैं कोबाल्ट निकल और फेरस की प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा दूर रख दिया गया था। तो आज अपन ने देखा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, और पहले मैंने आपको पाया था डॉबर्नियर ट्रेट्स। ये कार्बन का ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मेरा पार्ट 1 है।
अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।